वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेल्स क्या होती हैं। तो बेसिकली जो सेल्स होती हैं वो आपकी बॉडी की बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट इन द सेंस कि आपकी बॉडी को बनाने में ये हेल्प करती है। ये कैसी यूनिट है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो किसी भी बॉडी को बनाने में उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए ये सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं और इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए सेल ही ज़रूरी होती है। तो आपकी बॉडी की जो पहली इकाई या फिर पहला लेवल है आपकी बॉडी का, वो सेल्स होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको ये चीज़ बताई भी हुई है कि सेल्स से मिलकर के टिश्यूज़ और टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन, और इसी तरीके से जब आपस में सब चीज़ें मिलती जाती हैं तो लास्ट में ह्यूमन या फिर एनिमल का फॉर्मुलेशन होता है। तो सेल सबसे छोटी इकाई है किसी भी ह्यूमन बॉडी की या फिर एनिमल बॉडी की। अब अगर हम बात करते हैं, जो सेल्स होती हैं वो टोटल 200 टाइप्स की सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं और अपने इनके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इनके अपने अलग अलग काम होते हैं। अब जो सेल्स होती हैं आपकी बॉडी में, जो न्यू सेल्स डिवाइड होती हैं या फिर जो न्यू सेल्स बनती हैं, वो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बनती हैं। सेल डिवीज़न क्या है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न क्या होता है। तो बेसिकली सेल्स डिवीज़न में क्या है, एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मुलेशन होता है। तो इसी तरीके से ये सेल डिवीज़न की हेल्प से ही मल्टीपल सेल्स बनती हैं, नई सेल्स बनती हैं और जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स को देखा था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक ने 60-65 में सेल्स को ऑब्ज़र्व किया था। कहाँ पे ऑब्ज़र्व किया था? सिलिका कॉर्क में ऑब्ज़र्व किया था। अब जो वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम इन सेल्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट सेल्स हो या फिर एनिमल सेल्स हो, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम बेसिकली इन सभी सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस की स्टडी को करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेल्स के हमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के भी 2 पार्ट्स हैं, एक है साइटोसोल और एक है ऑर्गेनेलीज, एंड नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें मेन पार्ट्स होते हैं सेल्स के, और इन सेल्स के पार्ट्स में अलग अलग सबके अपने अलग अलग काम हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब हम सबसे पहले सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हमने आपको पहला बताया कि सेल की जो पहली चीज़ है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो आपको आउटर लेयर ये दिख रही है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेकंड चीज़ हमने आपको बताई थी साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, और उसके बाद साइटोप्लाज्म में साइटोसोल एंड ऑर्गेनेलीज। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस सेल के अंदर जो ये आप लिक्विड देख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, कि जो आपको चीज़ें दिख रही है उसके अंदर एक क्या है, सेल की जो सेल है एक तरीके की थैली होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक तरीके की थैली होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन एक तरीके की थैली है, और उस थैली के अंदर क्या है, बहुत से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गेनेलीज आपके किस में प्रेजेंट होंगे? वो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे आपके साइटोप्लाज्म में। ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं जो कि हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इस सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आपको जो थर्ड पोर्शन था वो था न्यूक्लियस। तो ये है हमारा न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर भी अपनी अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं जिसको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। कि आप इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन के अंदर वाटर है और वाटर के अंदर ढेर सारी फिशेस है। तो पॉलीथीन क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर का वाटर आपका साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म है और उस वाटर के अंदर जो जितने भी फिशेस प्रेजेंट हैं वो है आपकी सेल की ऑर्गेनेलीज। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी सेल का अरेंजमेंट किस तरीके से है। तो अब हम एक एक करके सेल्स के सभी पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है, और इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में एक हेड पाया जाता है और एक टेल पाया जाता है। हेड जो होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और टेल आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। इसको हम डिटेल में सेल ट्रांसपोर्ट में समझेंगे कि ये इसका फंक्शंस क्या है और ये कैसे वर्क करती है या फिर इनका
स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के फंक्शंस के बारे में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन हो सकता है। बेसिकली अगर हमने आपको ये बोला कि एक पॉलीथीन से आप इसको कंसीडर करिए, तो उस पॉलीथीन का क्या काम है, वो आपके अंदर के इन्वायरमेंट, जो भी उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो ये क्या हेल्प करता है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये एक बैरियर बनाने का काम करता है, बाहर के एक इन्वायरमेंट से, बाहर की जो सिचुएशन है उससे बैरियर बनाने का काम करता है, उससे सेपरेट करने का काम करता है उस ऑर्गेनेलिज को। तो ये एक तरीके से बैरियर बनाने का काम करता है। आपकी सेल को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। जो सेल है, अगर मान लीजिए अगर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो उसके जितने भी अंदर ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, वो बिखर जाएंगे। तो उस ऑर्गेनेलिज को बांधने में कौन हेल्प कर रहा है, उस ऑर्गेनेलिज को बांधने में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से ये आपकी सेल को शेप भी दे रही है। इसके अलावा सेल्स के जंक्शंस में हेल्प करता है। सेल जंक्शंस का मतलब बेसिकली होता है कि दो सेल्स जब आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम सेल जंक्शन बोलते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। इसके बाद है सेल की मूवमेंट में, किसी भी सेल की मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि जो सेल्स हैं वो उसके पास एक डिफरेंट मेम्ब्रेन होने की वजह से वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होने में भी आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। इसके अलावा सेलेक्टिव परमेबिलिटी भी करती है, मतलब कुछ ही चीज़ों को ये आने देगी। मतलब वो जो आपकी हमने बताया कि पॉलीथीन की तरीके से जो स्ट्रक्चर है, तो वो कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देगा और कुछ चीज़ों को बाहर आने देगा। तो वो डिपेंड करेगा कि वो अपने अंदर क्या क्या चीज़ें आने दे रहा है, क्या चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। तो ये अगर बैरियर ना हो, यानी अगर ये मेम्ब्रेन ना हो तो सब कुछ आने लगेगा, लेकिन क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो कुछ ही चीज़ों को अलाउ करेगा और बाकी चीज़ों को वो नहीं अलाउ करेगा सेल के अंदर आने के लिए। तो इसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो हमने आउटर कवरिंग को पढ़ लिया जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब है साइटोप्लाज्म। तो उस झिल्ली यानी कि वो जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो हमारे साइटोप्लाज्म है, यानी जो लिक्विड मटेरियल है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइटोसोल और एक होता है ऑर्गेनेलिज। तो साइटोसोल क्या है, साइटोसोल बेसिकली फ्लूइड पोर्शन होता है। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था ना कि पॉलीथीन में वाटर है और उसमें फिशेस हैं, तो वो जो पानी वाला पोर्शन है तो वो क्या है, साइटोसोल है। तो इसी तरीके से सेल के अंदर जो पानी वाला पोर्शन है, वाटरी मटेरियल है, उसको हम साइटोसोल बोलेंगे। और ये बेसिकली 90% तक वाटर कंटेन कर रहा है। तो ये क्या है, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हमारी जो बॉडी है वो 70% तक पानी से बनी हुई है। तो क्योंकि सेल्स में, बॉडी में है क्या, सेल्स हैं, और सेल्स में सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर है। तो इसीलिए मैक्सिमम जो ह्यूमन बॉडी है वो वाटर कंटेन करती है। तो इसमें देखिए 90% तक वाटर होता है। इसके अलावा कुछ आयंस भी पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी है, एटीपी भी है, ये भी चीज़ें और पाई जाती हैं उस वाटर में। तो वाटर क्या है, जैसे हमने पॉलीथीन में वाटर बताया, वैसे ही सेल्स के अंदर भी वाटर प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। जैसे कि पॉलीथीन के अंदर फिशेस प्रेजेंट थी, उसी तरीके से इस वाटर के अंदर क्या है, डिफरेंट सेल की ऑर्गेनेलिज स्प्रेड है, फैली हुई हैं। तो ये तो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोसोल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनेलिज के बारे में। तो जो साइटोसोल है उसमें तो वाटर प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद जो ऑर्गेनेलिज है, ऑर्गेनेलिज जो उसके अंदर बिखरी हुई हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे पहली है हमारी राइबोसोम्स, दूसरी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरी है हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। बेसिकली ये मेन ऑर्गेनेलिज हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम एक एक करके सभी ऑर्गेनेलिज को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सेल्स के अंदर इन ऑर्गेनेलिज का क्या काम है। तो सबसे पहले जो हमारी पहली ऑर्गेनेलिज है वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होता है, अगर आपने सेल में देखा तो राइबोसोम्स क्या है, टीनी ग्रैनुल्स होते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ही राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स टीनी ग्रैनुल्स है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स है। इनका बेसिकली काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना फ्रॉम द अमाइनो एसिड। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। और ये प्रोटीन कहाँ से बनाएंगे, ये प्रोटीन बनाएंगे अमाइनो एसिड से। तो इसमें ये हेल्प करते हैं। सेल्स के अंदर और भी जगह राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर के पास जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो कि आपके सेल की नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट है,
लेकिन कौन से टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स पाए जाने की वजह से ही इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफनेस उसको जो मिल रही है वो उसी राइबोसोम्स की वजह से मिल रही है। तो राइबोसोम्स का बेसिकली काम क्या है? राइबोसोम्स का बेसिकली काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना या फिर प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सीरीज़ होती हैं इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन की, और ये जो सीरीज़ होती हैं इसमें ये दो तरीके की होती हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो है राइबोसोम्स नहीं होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के पास राइबोसोम्स होते हैं, और इसकी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो देखिए जैसे कि हमने आपको बताया कि इंटरकनेक्टेड लिंक है। तो देखिए आपने यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये इंटरकनेक्टेड है, आपस में ये हर जगह से जुड़ी हुई हैं। आप देखो आपस में ये जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इसको इंटरकनेक्टेड बोल रहे हैं। इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन है क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन है इसका, फिर इसके बाद यहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो ये आपस में क्या है? कनेक्टेड है। इसके अलावा इसके दो टाइप्स हमने बताए हैं कि स्मूथ एंड रफ। तो देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें आपकी आउटर जो सरफेस है वो स्मूथ है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी अपीयरेंस आप देख रहे हो नहीं है, स्मूथ ही सरफेस है। ये स्मूथ सरफेस क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसका जो सरफेस है वो स्मूथ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें देखिए आपको छोटे छोटे राइबोसोम्स के ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, और ये जो ग्रैन्यूल्स है ये राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स के ग्रैन्यूल्स होने की वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसी की वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गोल्जी ऑपरेटस। तो गोल्जी ऑपरेटस क्या होता है? ये हमारा लार्जर सेल्स ऑर्गेनेली है। इसके अलावा ये जो है ये ऑर्गेनेलीज जो होता है बेसिकली ये एक्सपोर्ट का काम करता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन के एक्सपोर्ट का काम गोल्जी ऑपरेटस करता है। ये जो ऑपरेटस होता है बेसिकली ये प्रोटीन को मूव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी ऑपरेटस तक। तो बेसिकली गोल्जी ऑपरेटस का काम क्या है? गोल्जी ऑपरेटस क्या करते हैं? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो भी प्रोटीन बनेंगे, ये जो प्रोटीन बनेंगे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये प्रोटीन गोल्जी ऑपरेटस के पास आएंगे, और ये गोल्जी ऑपरेटस उन्हीं प्रोटीन को वेसिकल्स यानी छोटी छोटी थैलियों में भर देगा। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोटीन्स हैं उसको उसने छोटे छोटे थैलियों में भर दिया। थैलियों में जैसे कि आपकी छोटी छोटी टॉफ़ियों की रैपर्स हैं, उसमें छोटी छोटी थैलियों में भर दिया। अब जब भी आपकी बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से ये गोल्जी ऑपरेटस के पास से वो जो प्रोटीन की थैलियाँ हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ये गोल्जी ऑपरेटस उन थैलियों को अवेलेबल कराएगा जब उनकी ज़रूरत होगी। तो ये काम होता है गोल्जी ऑपरेटस का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। तो अगर आपकी सेल की बॉडी के अंदर जो सबसे जो बड़ा जो ऑर्गेनेलीज है वो है न्यूक्लियस। आपकी बॉडी में न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनेलीज होता है, और ये ऑर्गेनेलीज जो है न्यूक्लियस ये हर सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। तो मैच्योर जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा अगर जो आपकी स्केलेटल मसल सेल्स होती हैं उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ढेर सारे न्यूक्लियस आपके सेल्स में पाए जाते हैं, वो भी स्केलेटल मसल सेल्स में। अब ये क्या है? ये हम अपनी आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, ये सब हम आपकी आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे। अब देखिए जो आपकी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है? वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसे कि आपकी बॉडी में डीएनए है जो कि आपके बॉडी के जो आपकी बॉडी में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जेनेटिक्स जो होते हैं उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। इसके अलावा इसमें क्रोमोसोम्स भी ये कंटेन करता है। जो न्यूक्लियस है उसी में ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी में हमारे ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये हमने अपने यहाँ इंटर हाई स्कूल में पढ़ ही रखा है। तो ये देखिए ये है आपकी सेल्स का न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे ये जो है क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, और ये हमारा न्यूक्लियोलस है, और इसी में क्या है? आपके जेनेटिक मटेरियल्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और जब सेल डिवीजन होता है तो यही जेनेटिक मटेरियल आगे वाली सेल्स में ट्रांसफ़र होता है, और ये आपके बॉडी में जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करता है। तो ये काम होता है न्यूक्लियस का। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया।
देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो इसको हम पावर हाउस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर पावर है। और पावर किस चीज़ की है? आपकी बॉडी के अंदर जो पावर यूज़ होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की वजह से ही आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प करता है और उसकी वजह से यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। और एटीपी की सिंथेसिस होने की वजह से, क्योंकि एटीपी में ही एनर्जी है, तो उसकी सिंथेसिस होने की वजह से हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस के बारे में कि सेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली सेल्स के क्या क्या फंक्शन हैं? तो सेल्स जो है आपकी बॉडी को सपोर्ट देती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। तो सेल्स क्या है? क्योंकि सेल्स एक मोतियों की जैसे माला होती है, तो मोतियों की माला में मोती पिरोया जाता है, मोतियों से माला बनती है। वैसे ही आपकी बॉडी है कि एक छोटी छोटी सेल्स से आपकी ये बॉडी बनी हुई है और उस सेल्स के जुड़ने की वजह से हम लोग बने हुए हैं। तो इसीलिए सेल्स क्या है? आपकी बॉडी को एक सपोर्ट देने का काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करते हैं ग्रोथ को। तो क्योंकि सेल डिवीज़न की हेल्प से, क्योंकि सेल डिवीजन की हेल्प से नई नई सेल्स बनेंगी, तो इस तरीके से ये आपकी हेल्प करेंगी ग्रोथ में भी। इसके अलावा ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, क्योंकि सेल्स के अंदर पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। यहीं पे रिस्पायरेशन होना है, तो इसलिए रिस्पायरेशन की होने की वजह से वहाँ पे एटीपी का जनरेशन हो रहा है। तो इसीलिए आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है? सेल्स कर रही हैं। इसके अलावा ये आपके सेल्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, किसी भी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। तो जैसे हमने आपको बताया ना कि ये जो सेल्स है, इसके ऊपर वाली सेल्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इसकी मेम्ब्रेन है आउटर लेयर, तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है? सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देगी और जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं वही आएंगी और जो नहीं है वो नहीं आएंगी। तो कुछ चीज़ें अंदर आएंगी और कुछ चीज़ें जो नहीं सेल के लिए ज़रूरी है वो नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आपकी सेल में क्या आना है, किसका ट्रांसपोर्ट होना है, क्या नहीं होना है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। तो इसी तरीके से ये हेल्प भी तो कर रही है कि ट्रांसपोर्ट में कि क्या मटेरियल अंदर आएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रही है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करने का क्या मतलब है कि जब हमारी जो बॉडी में नई सेल्स बन रही हैं, कि एक सेल से दो सेल्स बन रही हैं बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? सेल्स के थ्रू ही तो हो रहा है। तो इसलिए ये आपकी बॉडी के रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं, आपकी बॉडी को दोबारा से सेल्स बनाने में ये हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से ये सभी आपके सेल्स के फंक्शन थे। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।